नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट के लिए मैं आपके लिए बहुत ही डरावनी और ज़बरदस्त कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके ऊपर एक शैतान हावी हो जाता है। वो लड़की खूबसूरत थी, लेकिन यही खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन जाती है। ये स्टोरी हमें नोएडा के रहने वाले एक शख्स ने शेयर की है और ये पूरी घटना उसके पड़ोस वाले घर में ही घटित हुई थी, जहां पर एक नई फैमिली रहने के लिए आती है। उनके घर में वो दोनों पति पत्नी, उनके एक बेटा बेटी थे और उनकी बेटी के साथ ये हादसा हुआ था। अक्सर आप अपने बड़े बुजुर्गों या घर वालों से सुनते होंगे कि हमें घर के अंदर ऐसे पेड़ नहीं लगाने चाहिए जिनसे नेगेटिव एनर्जी निकलती हो, और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें लगाना शुभ नहीं माना जाता। अब हम उन चीज़ों को नहीं मानते क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि हम घर में जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमारे आसपास ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी और हमें अच्छी स्वच्छ हवा मिलेगी। हाँ, साइंस के नज़रिए से तो यह बात सही है कि पेड़ पौधों से हमारे चारों ओर अच्छा वातावरण रहेगा, लेकिन अगर विज्ञान से हटकर बातें करें तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन तो मिलती है, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी भी उनके अंदर से निकला करती है, क्योंकि उन पेड़ों के ऊपर भूत प्रेत पिशाच और चुड़ैलों का वास होता है। जैसे कि मेहंदी का पेड़, पीपल का पेड़, इमली का पेड़, मदार का पेड़, झाड़ी और खजूर के पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनको लगाने से घर में तरक्की नहीं होती है और इन पर नकारात्मकता पाई जाती है। तो आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है जिसके अंदर एक ऐसा ही नेगेटिव एनर्जी वाला पेड़ पाया जाता है और उसकी वजह से उनकी लड़की पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ती है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अब तक भी आप हमारी फैमिली के लॉयल मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूर कीजिए, ताकि हर रोज़ आपको ज़बरदस्त बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ मिल सके। और जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो जल्दी से एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए इस स्टोरी को मैं अपने ही पर्सपेक्टिव से शुरू करता हूँ। ये कहानी है मोहिनी की। वो 18-19 साल की थी और बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो मात्र 11 साल का था। मोहिनी अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर थी। मोहिनी के माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए स्कूल और कॉलेज से आने के बाद तक दोनों भाई बहन ही घर पर अकेले रहते थे। अब तक उनका परिवार काफ़ी खुशहाल था। दोनों बच्चे काफ़ी समझदार थे, इसीलिए उनके माता पिता निश्चिंत होकर बाहर काम कर पा रहे थे। वे सारे एक किराए के मकान में अब तक रहा करते थे, लेकिन मोहिनी के माता पिता ने पाई पाई जोड़कर अब आखिरकार एक अपना घर खरीद लिया था। मकान लेते ही वे सारे अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। 5 कमरों का वो घर काफ़ी सलीके से बनाया हुआ था। घर के आसपास काफ़ी हरियाली थी और घर के ठीक बाहर की तरफ ही एक विशाल इमली का पेड़ लगा हुआ था। वो पेड़ इतना विशाल था कि उसकी कुछ शाखाएं मोहिनी के घर तक भी आ रही थी। वो घर वैसे तो रिहायशी इलाके में था, लेकिन उस घर से कुछ दूरी तक कोई भी अन्य घर नहीं था। बस 2-4 खाली प्लाट थे जिन पर लंबी लंबी झाड़ियां उग चुकी थी। मोहिनी अपने माता पिता और भाई के साथ सुबह सुबह ही वहां से निकल जाती और फिर उसका भाई और वो शाम तक घर आ जाते। उन्हें यहाँ पर आए अब लगभग 15-20 दिन हो चुके थे। इसी दौरान एक दिन शाम को मोहिनी जब अपने भाई के साथ बालकनी में चाय पी रही थी, तब उसकी नज़र उस इमली के पेड़ के ऊपर पड़ी। तो उसने देखा कि उस इमली के पेड़ पर बहुत से लाल और पीले रंग के फूल आए हुए थे। उस पेड़ पर लगे उन फूलों को देखकर मोहिनी बोली, अंश देख, उस पेड़ को कितने सुंदर फूल आए हैं उन पर। ये सुनकर उसके भाई अंश का ध्यान भी उस ओर गया और वो बोला, वाओ दीदी, ये किसका पेड़ है? मोहिनी उत्साहित होते हुए बोली, ये इमली का पेड़ है अंश, इसका मतलब समझा। अंश बोला, क्या दीदी? मोहिनी बोली, अरे मतलब हमें कुछ दिनों बाद खट्टी खट्टी इमलियाँ खाने को मिलेंगी। अंश बोला, अरे वाह, फिर तो जल्दी जल्दी इमली आए इस पर। लेकिन दीदी, अगर जिनका ये पेड़ है उन्होंने हमें मना किया तो? मोहिनी बोली, अरे कौन मना करेगा, और मना किया भी तो भी
हम अगर पूरे पेड़ में से 2-4 इमली तोड़ लेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। वे दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन वे दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कोई था जो उन्हें ही घूरे जा रहा था। अगले दिन सुबह सुबह मोहिनी कॉलेज के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो उस इमली के पेड़ के पास पहुंची तो उसे एकटक निहारने लगी। वो पेड़ सच में काफी विशाल था। मोहिनी को याद आने लगा कि कैसे वो बचपन अपने मोहल्ले के ही एक पेड़ पर झूला झूलती थी। वो सब याद कर मोहिनी को एक आइडिया आया। उसी दिन शाम को मोहिनी और उसका भाई अंश जब वापस आए तो उन्होंने मिलकर उस इमली के पेड़ पर झूला डाला और उस पर खेलने लगे। लगभग 7 बजे के आसपास जब उनके माता पिता घर आए तो उन्हें उस इमली के पेड़ पर खेलता देखकर उसकी माँ बोली, अरे मोहिनी, अंश, तुम लोग इस समय इस इमली के पेड़ पर क्यों खेल रहे हो? चलो घर आओ। ये सुनकर वे दोनों दौड़कर घर आए। तब मोहिनी बोली, अभी तो दिन है माँ, तो हम उस पेड़ पर क्यों नहीं खेल सकते? उनकी माँ बोली, बेटा, इमली का पेड़ अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं। मोहिनी हंसते हुए बोली, क्या माँ आप भी? हमें तो कोई भूत वूत नहीं दिखा अभी तक। उनकी माँ बोली, देखो बेटा, ऐसी चीजें आंखों से कभी नहीं दिखती। अब छोड़ो इस बात को और उस इमली के पेड़ के पास इतना मत खेलना। इतना बड़ा घर है, यहां खेलो। उसके बाद मोहिनी और अंश ने ज्यादा बहस ना करते हुए उनकी हाँ में हाँ मिला दी। उसी रात जब मोहिनी अपने कमरे में सो रही थी तब उसने किसी का स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस किया। ये महसूस कर मोहिनी एक झटके से उठ बैठी। उठते ही उसने अपने सामने एक साया खड़े देखा, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसे उस साए का चेहरा नजर नहीं आया। मोहिनी बोली, अंश, ये तू है क्या? लेकिन उस साए ने कुछ ना कहा। ये देखकर मोहिनी ने साइड टेबल पर मौजूद लैंप जलाया। लैंप जलाकर जब उसने उस साए की ओर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां कोई नहीं था। ये देखकर मोहिनी हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोली, अंश, तुम यहां हो क्या? लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर मोहिनी ने सोचा कि शायद ये उसका वहम ही होगा, इसलिए वो दोबारा सो गई। थोड़ी देर बाद उसे दोबारा ये महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे को छू रहा था। ये देखकर वो दोबारा एक झटके से उठ बैठी। उठते ही अंधेरे में उसे वो साया दोबारा दिखाई दिया। ये देखकर मोहिनी बोली, अंश, तू इतनी रात में यहां क्या कर रहा है? लेकिन वो साया कुछ ना बोला। ये देखकर मोहिनी बोली, अंश, अब कुछ बोलेगा भी? ये देखकर मोहिनी ने दोबारा लैंप जलाई, लेकिन लैंप जलाते ही वो साया वहां से दोबारा गायब हो गया। ये देखकर मोहिनी बोली, अच्छा, तो तुझे इतनी रात में मस्ती सूझ रही है? ठहर जा बच्चू, अब मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। ये बोलकर मोहिनी चादर तानकर दोबारा सो गई। कुछ देर बाद कोई दोबारा मोहिनी के चेहरे पर हाथ फेरने लगा। ये देखकर मोहिनी ने एक झटके में आंखें खोली। आंखें खोलती ही वो डर के मारे जोर से चीखी, आह! मोहिनी की आवाज सुनकर उसके माता पिता और भाई दौड़कर उसके कमरे में आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि मोहिनी डरी सहमी बिस्तर पर चादर से मुंह छिपाए बैठी हुई थी। उसकी माँ उसके पास आई और बोली, मोहिनी बेटा, क्या हुआ? अपनी माँ की आवाज सुनकर मोहिनी अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तब उसके पापा ने दोबारा पूछा, मोहिनी बेटा, बताओ तो आखिर क्या हुआ? मोहिनी सुबकते हुए बोली, मम्मी, पापा, मेरे कमरे में कुछ है, कुछ बहुत ही भयानक। वो मुझे बार बार छू रहा था। पहले तो मुझे लगा कि अंश मेरे साथ मस्ती कर रहा था, लेकिन जब मैंने लाइट जलाकर देखा तो वो कोई भूत था। ये सुनकर अंश बोला, अरे दीदी, तुमने माँ की बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, और कुछ नहीं। तब उसके पापा बोले, हाँ बेटा, तूने कोई डरावना सपना देखा होगा। मोहिनी बोली, नहीं पापा, मैंने सच में उसे देखा था। तब मोहिनी की माँ बोली, ठीक है बेटा, आज रात मैं तेरे साथ ही सो जाती हूं। फिर तो ठीक है ना? मोहिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसकी माँ को छोड़कर बाकी सारे अपने अपने कमरों में चले गए। मोहिनी अगले दिन उठकर कॉलेज चली गई, लेकिन उसका ध्यान अब भी रात वाली उस घटना पर था, इसलिए वो क्लास में ध्यान भी नहीं दे पा रही थी।
कॉलेज से घर आते समय भी उसके दिमाग में लगातार रात वाली घटना ही घूम रही थी। वो ऑटो में बैठे बैठे इसी बारे में सोच रही थी कि तभी किसी का स्पर्श उसे उसके कंधों पर महसूस हुआ। उस स्पर्श से मोहिनी सिहर उठी और हैरानी से अपने आसपास देखने लगी, क्योंकि उस ऑटो में वो उस समय अकेली सवारी थी। लेकिन वहां मोहिनी के अलावा कोई और उसे दिखाई नहीं दिया। ये देखकर मोहिनी सामान्य होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मन में रह रहकर ये डर आने लगा कि कहीं वो कल रात वाला साया उसके पास तो नहीं। खैर, कुछ ही देर में मोहिनी अपने भाई के स्कूल पहुंच गई। वहां से उसने अपने भाई को पिक किया और फिर वे दोनों घर की ओर बढ़ गए। ऑटो ने उन्हें घर से कुछ दूर उतारा और फिर वे दोनों पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते मोहिनी कहीं खोई खोई सी थी। ये देखकर अंश बोला, क्या बात है दीदी, आज आप बहुत परेशान लग रही हो। मोहिनी बोली, नहीं कोई बात नहीं है। अंश बोला, दीदी क्या आपको सच में कोई भूत दिखा था? ये सुनकर मोहिनी की आंखों के सामने एक बार फिर से उसका भयानक चेहरा घूमने लगा। ये देखकर अंश बोला, दीदी कल हम इस इमली के पेड़ पर खेल रहे थे, तो कहीं इस वजह से तो वो भूत आपके पीछे नहीं पड़ गया? क्योंकि माँ भी तो बोल रही थी कि इमली के पेड़ पर भूत रहते हैं। ये सुनकर मोहिनी पहले से ज्यादा घबरा गई और बोली, तू डरा क्यों रहा है? अंश बोला, मैं तो बस बता रहा था। मोहिनी बोली, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब तक उनका घर भी आ चुका था। घर के पास आते ही मोहिनी की नजर उस इमली के पेड़ पर पड़ी और वो उसे एकटक देखने लगी। ठीक इसी दौरान उसे दोबारा किसी का स्पर्श अपने कंधों पर महसूस हुआ। उस स्पर्श से मोहिनी बुरी तरह से सिहर उठी और अंश के साथ तेजी से अंदर आ गई। घर के अंदर आकर दरवाजा लगाकर मोहिनी बोली, अंश कुछ खाकर चलो, होमवर्क करते हैं। अंश बोला, हाँ दीदी। फिर वे दोनों नहा धोकर कुछ खाकर अपना होमवर्क करने लगे। इस दौरान मोहिनी को लगा कि जैसे उन्हें कोई देख रहा था, लेकिन उस घर में उनके अलावा तो कोई भी नहीं था। ये सोचकर मोहिनी जैसे तैसे पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। कुछ देर बाद मोहिनी को एक तेज झटका लगा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। वो अवाक सी सामने की ओर देखने लगी। ये देखकर अंश बोला, दीदी क्या हुआ? आप वहां क्या देख रही हो? मोहिनी ने ना में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वे दोनों वापस पढ़ने लगे। कुछ देर बाद मोहिनी उठकर बाथरूम चली गई। मोहिनी को बाथरूम गए 10 मिनट से ऊपर हो चुका था, लेकिन वो अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। ये देखकर अंश बाथरूम के पास आया और बोला, दीदी आप ठीक तो है ना? अंश के इतना बोलते ही बाथरूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही सामने मोहिनी चेहरे पर सपाट भाव लिए खड़ी थी। ये देखकर अंश बोला, क्या बात है दीदी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मोहिनी बोली, कुछ नहीं अंश, चलो चलकर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वे दोनों वापस पढ़ने लगे, लेकिन बीच बीच में अंश ने देखा कि मोहिनी पढ़ ही नहीं रही थी। वो बस चेहरे पर सपाट भाव लिए सब कुछ घूरे जा रही थी। ये देखकर अंश बोला, क्या बात है दीदी, आप पढ़ क्यों नहीं रहे? मोहिनी बोली, मैंने पढ़ लिया है अंश, अब तुम पढ़ो, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। ये बोलकर मोहिनी वहां से उठकर अपने कमरे में आ जाती है। वहीं अंश को मोहिनी का इस तरह का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। खैर, शाम होते होते उनके माता पिता घर आ गए। घर आते ही अंश ने उन्हें मोहिनी के बदले हुए व्यवहार के बारे में बताया, लेकिन उसके माता पिता ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए और फिर सुबह उठकर जब मोहिनी की मां बाथरूम जाने लगी तो वहां मोहिनी को सोता देख हैरान रह गई। ये देखकर उसकी मां ने उसके पापा को बुलाया और कहा, देखिए मोहिनी यहां कैसे सो रही है। ये देखकर मोहिनी के पापा ने मोहिनी को उठाया और पूछा, मोहिनी तुम यहां क्यों सो रही हो? मोहिनी बोली, पापा मुझे यहीं अच्छा लग रहा था, इसीलिए यहीं सो गई। ये सुनकर मोहिनी के माता पिता हैरानी से एक दूसरे को ताकने लगे। तभी मोहिनी बोली, मैं जाकर कॉलेज के लिए तैयार होती हूँ। मोहिनी के माता पिता को मोहिनी की ये हरकत काफी अजीब लग रही थी, लेकिन उन्हें काम पर जाना था, इसलिए वे दोनों इस बारे में ज्यादा नहीं सोचे। सुबह नाश्ता करके वे सारे निकल जाते हैं। वहीं मोहिनी भी कॉलेज आती है। वहां आकर वो अपनी सीट पर बैठी ही थी
कि तभी एक लड़का आकर उसे बोला, हाय मोहिनी, क्या हम आज साथ में होमवर्क करें? ये सुनकर मोहिनी को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने उस लड़के को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और बोली, इसके पास आने की सोचना भी मत, ये मेरी है, समझा? ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी ने अभी ये क्या कहा। वो लड़का समझदार था। जब उसने देखा कि सीन क्रिएट हो रहा है, तब वो बोला, सॉरी मोहिनी। इतनी ही देर में वहां क्लास टीचर भी आ गए। उस लड़के को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वो बोले, तुम जमीन पर क्या कर रहे हो? उस लड़के के बोलने से पहले ही उसके साथ का दूसरा लड़का बोला, सर, मोहिनी ने इसे धक्का मारकर गिराया है। यह सुनकर वो लड़का तपाक से बोला, नहीं नहीं सर, मैं अपने आप गिर गया था, इसे कोई गलतफहमी हुई होगी। यह सुनकर उस टीचर ने एक नजर मोहिनी और उस गिरे हुए लड़के की ओर देखा और फिर बोले, ठीक है, अब सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। उसके बाद क्लास शुरू हुई। आज मोहिनी कॉलेज में सबसे कटी कटी सी रह रही थी। इसी वजह से कोई उससे बात भी नहीं कर रहा था। क्लास खत्म होते ही मोहिनी बाथरूम गई और कॉलेज खत्म होने तक बाथरूम में ही रही। वहीं अंश की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसकी बहन उसे लेने नहीं आई थी। इसलिए उसने थोड़ी देर और मोहिनी का इंतजार किया, लेकिन वो फिर भी नहीं आई, तो वो ऑटो पकड़कर अकेले ही घर चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके घर पर ताला लगा हुआ था। अंश के पास घर की चाबी थी, इसलिए उसने उससे दरवाजा खोला और फिर घर में घुसकर सबसे पहले अपनी माँ को फोन करके बताया कि आज मोहिनी उसे लेने नहीं आई और ना ही वो घर पर है। ये सुनकर उसकी माँ घबरा गई और फिर उन्होंने मोहिनी को फोन किया, लेकिन मोहिनी फोन उठा ही नहीं रही थी। किसी अनहोनी की आशंका में मोहिनी के माता पिता मोहिनी के कॉलेज पहुंचे। उस समय कॉलेज के 2 गेट में से एक बंद हो चुका था और एक खुला था। वे दोनों उस दूसरे गेट से कॉलेज के अंदर आए। इस दौरान कॉलेज का एक गार्ड भी उनके साथ था। अंदर आकर उन्होंने मोहिनी को फोन लगाते हुए उसकी क्लास में देखा, लेकिन मोहिनी वहां नहीं थी। ये देखकर वो गार्ड बोला, कहाँ था ना मैडम आपसे? अरे, इस समय तक सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। जरूर आपकी बेटी अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई होगी। आप उसका शाम तक इंतजार कीजिए, वो अपने आप ही घर आ जाएगी। वो गार्ड बोले जा रहा था। वहीं उसकी माँ लगातार मोहिनी को फोन लगाए जा रही थी। इसी दौरान वे सारे बाथरूम के पास से निकले और उन्हें बाथरूम में से मोहिनी के फोन की आवाज आई। चूंकि उस समय पूरे कॉलेज में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था, तो वहां सारी आवाजें एकदम साफ सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनकर मोहिनी की मां बोली, ये बाथरूम के अंदर से तो मोहिनी के मोबाइल की आवाज आ रही है, ये उसी के फोन की रिंगटोन है। ये सुनकर वे सारे बाथरूम के अंदर भागे। वहां लाइन से कई सारे शौचालय बने हुए थे। उन तीनों ने एक एक करके सारे शौचालय खोले। उन्हीं में से सबसे अंतिम शौचालय में उन्हें मोहिनी बेहोश पड़ी मिली। उन्होंने मोहिनी को पानी के छींटे मारकर उठाया। उठते ही मोहिनी हैरानी से अपने आसपास देखने लगी। तभी उसकी माँ बोली, क्या बात है बेटा, तू यहाँ बेहोश कैसे हुई? मोहिनी बोली, पता नहीं माँ। मोहिनी की माँ बोली, चल कोई बात नहीं, अभी घर चलते हैं। उसके बाद वे सारे कॉलेज से निकलकर किसी डायनेक्टर के पास गए। वहां डायनेक्टर ने उसे कुछ दवाएं लिखकर भेज दिया। घर आकर उन चारों ने खाना खाया और फिर सो गए। देर रात मोहिनी की माँ बाथरूम जाने के लिए उठी। वो बाथरूम में आई तो देखा बाथरूम का दरवाजा अंदर से लगा हुआ था। उन्हें लगा कि अंदर जो भी है वो 2-4 मिनट में बाहर आ ही जाएगा, इसलिए वो वहां इंतजार करने लगी। लेकिन जब 5-7 मिनट तक भी कोई बाहर नहीं आया तो उन्होंने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, कौन है अंदर? उनके ऐसा करते ही बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से मोहिनी बाहर आई। मोहिनी को देखकर उसकी माँ हैरानी से बोली, मोहिनी, तू इतनी देर तक बाथरूम में क्या कर रही थी? मोहिनी बोली, कुछ नहीं माँ, वो बस पेट खराब था थोड़ा। उसकी माँ बोली, ठीक है, दवाइयों के बायनक्स में से दवा ले लेना। ये बोलकर वे बाथरूम गई और फिर वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद मोहिनी के पापा भी बाथरूम जाने के लिए उठे, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अंदर से लगा हुआ था।
ये देखकर उन्होंने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, कौन है अंदर? कुछ ही देर में मोहिनी ने दरवाजा खोला। उसके दरवाजा खोलते ही उसके पापा बाथरूम में चले गए। जब वे बाथरूम से निकले तो मोहिनी अब भी वहीं थी। ये देखकर उसके पापा बोले, रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। ये बोलकर वो चले गए। उनके जाने के बाद मोहिनी वापस बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद अंश बाथरूम जाने के लिए उठा। बाथरूम के पास आकर उसे बाथरूम बंद मिला। ये देखकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसके दरवाजा खटखटाते ही अंदर से मोहिनी गुस्से में बाहर निकली और बोली, तुम लोग मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? ये सुनकर अंश हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, मोहिनी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ पड़ते ही अंश एक ओर जा गिरा और जोर से चीखा, मां, पापा! अंश की चीखें सुनकर उसके माता पिता दौड़ते हुए वहां आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि मोहिनी अंश के ऊपर चढ़ी हुई थी और उसे बेतहाशा थप्पड़ मारे जा रही थी। इस दौरान अंश मां, पापा बोलते हुए चीख रहा था। उनके पिता दौड़कर मोहिनी के पास आए और मोहिनी को अंश के ऊपर से हटाया। इसी दौरान उसकी मां ने दौड़कर अंश को वहां से हटाया। डरा सहमा अंश मोहिनी से इस तरह से मार खाकर अपनी मां के सीने से चिपक गया था। भय से उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। अंश के ऊपर से हटने के बाद भी मोहिनी वापस अंश के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पिता ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। इस वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। वहीं मोहिनी को इस तरह से देखकर उसकी मां को काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से में मोहिनी के दोनों गालों पर एक एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ने के बाद भी मोहिनी शांत नहीं हुई। वो तो अब उल्टा अपनी मां को ही फाड़ खाने वाली निगाहों से घूरने लगी। ये देखकर उसकी मां बोली, क्यों मार रही है उसे? लेकिन मोहिनी कुछ नहीं बोली। वो बस गुस्से में अपनी मां को घूरे ही जा रही थी। तभी उसकी मां ने उसे एक थप्पड़ और मारा और कहा, क्यों ऐसे घूर रही है, बताएगी? तभी अंश घबराते हुए बोला, पता नहीं मां, दीदी को क्या हो गया। मैं बाथरूम आया तो दीदी अंदर थी, फिर दरवाजा खोलते ही मुझे पीटना शुरू कर दिया। उसकी मां हैरानी से बोली, ये अब भी बाथरूम में थी? अभी जब मैं बाथरूम गई थी तब भी ये बाथरूम में थी। ये सुनकर मोहिनी के पापा बोले, अभी जब मैं बाथरूम में था तब भी ये बाथरूम में थी। ये सब सुनकर उसके माता पिता हैरानी से मोहिनी की ओर देखने लगे। वहीं मोहिनी भी गुस्से में उन्हें ही घूरे जा रही थी। उन लोगों ने मिलकर मोहिनी को मोहिनी के कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि वो गुस्से में बार बार उन तीनों पर ही हमला कर रही थी। अंश रोते हुए बोला, पापा, दीदी ऐसे क्यों कर रही है? उसके पिता बोले, वो पढ़ाई को लेकर परेशान होगी बेटा, चिंता मत करो, सुबह होते ही उसे डायनेक्टर के पास ले चलेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मोहिनी की मां बोली, पता नहीं क्यों ये मुझे कोई ऊपरी चक्कर लग रहा है। उसके पिता बोले, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बकवास है, उसे बस थोड़ा सा स्ट्रेस है, डायनेक्टर दवा देगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी मां बोली, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी स्ट्रेस की वजह से कोई इस तरह से हरकतें करे। उसके पिता गुस्से में बोले, तुम फालतू की बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से बच्चा भी डर रहा है। उसके बाद मोहिनी की मां कुछ ना बोली, लेकिन उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे तैसे उन सबसे वो रात काटी। अगली सुबह मोहिनी के पिता एक डायनेक्टर को लेकर आए। उन्होंने डायनेक्टर को सारी बात बता दी थी। इसका कारण उस डायनेक्टर ने मेंटल स्ट्रेस बताया, लेकिन फिर भी वो एक बार मोहिनी से मिलने के लिए उसके पिता के साथ उसके कमरे में आए। कमरे का दरवाजा खुला ही था कि तभी अचानक मोहिनी ने उस डायनेक्टर पर झपट्टा मारकर उसे नीचे गिरा दिया और फिर उसे गुस्से में मारने लगी। मोहिनी के पिता ने तेजी से मोहिनी को पकड़ा, लेकिन तब तक उस डॉक्टर के चेहरे पर मोहिनी के नाखून के निशान आ चुके थे। मोहिनी के शिकंजे से छूटकर वो डॉक्टर तेजी से नीचे भागा। वहीं उसके पिता ने जैसे तैसे मोहिनी को कमरे में बंद किया और फिर नीचे आ गए। नीचे आते ही वो डॉक्टर मोहिनी के पिता के ऊपर भड़कते हुए बोला, ये लड़की पागल है, पागल, इसे पागल खाने में भेजो। मोहिनी के पिता बोले, देखिए डॉक्टर, वो कल तक एकदम ठीक थी, लेकिन अभी पता नहीं इसे क्या हो गया।
आप कोई दवा लिख दो तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बोला, देखिए ये लड़की पागल है, इसे किसी पागल के डॉक्टर को दिखाइए। ये बोलकर वह डॉक्टर तेजी से वहां से चला गया। तब उसकी मां बोली, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं लग रही जी, एक दिन में बिना किसी कारण के कोई पागल हो सकता है क्या भला? जरूर कोई ऊपरी चक्कर है। मोहिनी के पिता बोले, तो अब क्या करें? मोहिनी की मां बोली, हमें किसी ओझा को बुलाना पड़ेगा ताकि वो हमारी बच्ची की बाधा उतार सके। फिर उसके बाद वे दोनों पति पत्नी अपने दोस्तों रिश्तेदारों से किसी तांत्रिक या ओझा का पता करने लगे। लगभग 2 दिन बाद उन्हें एक ओझा मिला। मोहिनी के पापा उस ओझा को लेकर घर आए। घर में घुसने से पहले ही उनकी नजर घर के बाहर मौजूद उस फलदार इमली के पेड़ पर पड़ी। उसे देखकर वो सारा माजरा समझ गए। घर के अंदर आते ही वो ओझा बोला, क्या आपकी बेटी इस इमली के पेड़ के पास आती जाती थी? मोहिनी की मां बोली, जी मेरे दोनों बच्चे कभी कभार वहां खेलते भी थे। तभी अंश तपाक से बोला, अभी कुछ दिनों पहले मैं और दीदी उस पर झूला भी झूल रहे थे। उसके बाद से ही दीदी अजीब हरकतें कर रही है। ओझा बोला, आपकी बेटी की उम्र क्या होगी? उसकी मां बोली, 18 साल। ये सुनकर वो ओझा एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं आपकी बेटी को एक बार देखना चाहूंगा। उसके पिता बोले, आप मिल तो सकते हैं लेकिन वो आपके ऊपर हमला कर सकती है। ओझा बोले, चिंता मत करो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद अंश को छोड़कर वे तीनों मोहिनी के कमरे की ओर बढ़ गए। ऊपर आते ही उसके पिता ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही मोहिनी दोबारा उनके पास हमला करने आई, लेकिन तभी उस ओझा ने अजीबोगरीब मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उन मंत्रों के प्रभाव से मोहिनी अपनी जगह पर रुक गई। वो अपने कानों पर हाथ रखे उन मंत्रों की आवाज से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। कुछ देर बाद वह चीखी, आह, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही ओझा का इशारा पाकर उसके माता पिता उसके पास आए। तब उस ओझा ने कहा, इससे पहले कि इसे होश आए, इसे किसी कुर्सी से बांध दो। उसके माता पिता ने भी वैसा ही किया। लगभग 10-15 मिनट बाद मोहिनी को होश आया और वो गुस्से में ओझा को घूरने लगी। तभी वो ओझा बोला, बता कौन है तू? मोहिनी भयानक तरीके से दांत निकालते हुए बोली, तेरी मौत। ये सुनकर ओझा ने हाथ में थोड़ा पानी लेकर मंत्रोच्चारण किया। मंत्रोच्चारण करने के बाद उन्होंने वो पानी मोहिनी के ऊपर छिड़क दिया। उस पानी की बूंदें जैसे ही मोहिनी के शरीर पर पड़ी तो वे ऐसे गायब हो गई जैसे गर्म तवे पर पानी डालने से वह गायब हो जाता है। पानी पड़ते ही मोहिनी जोर से चीखी, आह! फिर उसे ओझा ने दोबारा पानी हाथ में लेकर मंत्रोच्चारण कर वह पानी मोहिनी पर छिड़क दिया। इस बार भी यही हुआ। तब मोहिनी बोली, नहीं अब नहीं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ओझा बोले, तो फिर बता कौन है तो? मोहिनी बोली, मैं एक खब्बीज हूं। मैं उस इमली के पेड़ पर रहता हूं। ये मेरे घर में घुस आई थी, इसलिए मैंने इसे सबक सिखाने के लिए ये सब किया। ओझा बोला, ये बच्ची नादान है, इसने जो किया वो जाने अनजाने में किया था, इसीलिए इसे अभी के अभी छोड़ दो। मोहिनी बोली, ठीक है। और फिर उसके बाद मोहिनी के शरीर में कंपन होने लगा और फिर एक तेज झटका लगा। झटका लगते ही मोहिनी वहीं बेहोश हो गई। मोहिनी के बेहोश होते ही ओझा बोला, अभी के लिए तो ये लड़की एकदम ठीक है, इससे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन ये खब्बीज दोबारा इस लड़की के ऊपर हावी हो सकता है। मोहिनी के पापा बोले, लेकिन उसने तो अभी कहा कि ठीक है, मतलब वो मोहिनी के शरीर से निकल चुका है। ओझा बोला, निकल तो चुका है, लेकिन हो सकता है कि वो दोबारा तुम्हारी बेटी पर हावी हो जाए, और अगर वो इस बार तुम्हारी बेटी पर हावी हुआ तो मैं उसे निकाल नहीं पाऊंगा। मोहिनी की मां बोली, तो बाबा अब हमें क्या करना चाहिए? ओझा बोला, तुम्हारी बेटी के लिए खास तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक करके एक शक्तिशाली ताबीज बनाना पड़ेगा। उसके धारण करते ही तुम्हारी बेटी के ऊपर आगे से किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। मोहिनी के पापा बोले, ठीक है बाबा, तो आप बना दीजिए। ये आप कब तक बना दोगे? ओझा बोला, इसमें मुझे 3 दिनों का समय लगेगा। 3 दिन बाद तुम मुझसे वो ताबीज ले जाना
और अपनी बेटी को अच्छे से नहाकर स्वच्छ करवाकर वो ताबीज पहना देना। और हाँ, इन 3 दिनों तक अपनी बेटी को अकेले कहीं भी जाने मत देना, यहां तक कि बाथरूम में भी नहीं, और साफ सफाई का उचित ख्याल रखना, क्योंकि खब्बीज को गंदगी आकर्षित करती है। ये बोलकर वो ओझा वहां से चले गए। कुछ देर बाद मोहिनी को भी होश आ गया, लेकिन अब 3 दिनों तक मोहिनी का घर से बाहर निकलना बंद था, और इन 3 दिनों तक मोहिनी की मां ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली, क्योंकि उन्हें हमेशा मोहिनी के साथ जो रहना था। खैर, 3 दिन बाद उस ओझा ने वो ताबीज बनाकर मोहिनी के पापा को दे दिया। उनके कहे अनुसार मोहिनी को वो ताबीज पहनाया गया, और अब मोहिनी काफी हद तक ठीक लग रही थी। उनके जीवन की गाड़ी अब वापस पटरी पर आने लगी थी कि एक दिन मोहिनी को अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना था। पार्टी में जाने के लिए मोहिनी ने आधुनिक परिधान पहने और फिर अपनी सहेली की पार्टी के लिए निकल गई। वहां उसने अपने दोस्तों के साथ नाच गाना और मस्ती मजाक की। इसी दौरान उसकी सहेली की नजर मोहिनी के ताबीज पर पड़ी और वो बोली, क्या यार मोहिनी, आज के दिन तो कम से कम ये अजीब सा नेकलेस उतार देती। ये सुनकर मोहिनी की नजर भी अपने उस ताबीज पर गई। वो ताबीज देखकर शायद वो मन ही मन सोचने लगी, हाँ, ये ताबीज मेरे कपड़ों के साथ अजीब सा लग रहा है, अभी उतार देती हूँ, घर जाकर वापस पहन लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी अब तो सब ठीक हो चुका है, अब वो खब्बीज मेरे ऊपर दोबारा थोड़े ही आएगा। और फिर मोहिनी ने वो ताबीज उतारकर अपनी जीन्स की जेब में रख लिया, और फिर वो दोबारा पार्टी एंजॉय नहीं करने लगी। कुछ देर बाद उसकी सहेली ने उसे मस्ती मजाक में थोड़ी शराब पिला दी। मोहिनी को थोड़ा नशा लग गया था, इसलिए उसके कुछ दोस्तों ने उसे घर छोड़ा, लेकिन घर से थोड़ी दूरी पर ही उसने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। उसके दोस्त बिना सवाल किए वहां से चले गए, और मोहिनी थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर बढ़ गई। घर के बाहर आते ही मोहिनी को एक तेज झटका लगा। इसी के साथ ही वो थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर जड़ सी हो गई। कुछ देर बाद उसने अपने आसपास देखा और फिर घर के अंदर बढ़ गई। घर के अंदर आकर वो चुपचाप अपने कमरे में बढ़ गई। अगले दिन मोहिनी तैयार होकर कॉलेज जाती है। कॉलेज में उसका एक दोस्त हंसी मजाक में उसके कंधे पर हाथ रख लेता है। ये देखकर मोहिनी उसे एक तेज धक्का मारकर गिरा देती है। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग हक्के बक्के से ये सब देखने लगते हैं कि तभी उसकी सहेली उससे बोली, अरे यार, ये क्या कर रही है? ऐसे कोई किसी को धक्का मारता है क्या? ये सुनकर मोहिनी ने उसे गुस्से से फाड़ खाने वाली निगाहों से घूरा और फिर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। अब वहां पर भीड़ पहले से ज्यादा होने लगी थी। देखते ही देखते कॉलेज के टीचर्स भी वहां आ पहुंचे। उन्हें जब सारी घटना का पता चला तो मोहिनी के माता पिता को वहां बुलाकर सारी बातें बताई गई। इसी के साथ ही मोहिनी को कुछ दिनों के लिए कॉलेज से रस्टिकेट भी कर दिया गया। मोहिनी के माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मोहिनी क्या कर रही है। अब मोहिनी ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती थी, यहां तक कि वो अपना खाना पानी सब अपने कमरे में ही करने लगी थी। इसी दौरान एक शाम को मोहिनी की मां इस बारे में बात करने के लिए मोहिनी के कमरे में आई। वहां आकर वो एकदम हैरान रह गई, क्योंकि मोहिनी का पूरा कमरा एकदम अस्त व्यस्त था। फर्श भी एकदम गंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से इस कमरे में झाड़ू तक नहीं लगी थी। इसी के साथ ही कमरे में से बहुत तेज मल मूत्र की गंध भी आ रही थी। ये सब देखकर मोहिनी की मां हैरानी से बोली, ये सब क्या है मोहिनी? मोहिनी बोली, कुछ नहीं मां, वो बस सफाई का समय नहीं मिला। वैसे आप यहां क्यों आए थे? मोहिनी की मां बोली, हाँ, वो बात ये थी कि आजकल तेरा बर्ताव बहुत अजीब सा हो गया है। तुझे गुस्सा जल्दी आता है। तू अपना खाना भी अपने कमरे में अकेले खाती है। सब ठीक तो है ना? मोहिनी बोली, हाँ माँ, सब ठीक है, आप फिक्र मत करो। अब इससे पहले कि मोहिनी की माँ कुछ बोलती, उनकी नजर मोहिनी के गले की ओर गई, जहां से ताबीज गायब था। ये देखकर उन्हें सारी बातें समझ आ गई। इसके साथ ही ये भी कि इस समय मोहिनी के साथ इस कमरे में अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो बोली, ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो जाने लगी कि तभी मोहिनी एक भयानक मुस्कान चेहरे पर बिखेरते हुए बोली,
तो आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। ये सुनकर मोहिनी की मां भय से मोहिनी से दूर हटने लगी कि तभी मोहिनी तेजी से उनके ऊपर झपटी। ठीक इसी दौरान वो जोर से चीखी, आह! उनकी आवाज सुनकर मोहिनी के पिता दौड़कर ऊपर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि मोहिनी अपनी मां के ऊपर छड़ी हुई है। इस दौरान मोहिनी लगातार मुंह फाड़े अपनी मां के पास आने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसकी मां उसका मुंह अपने से दूर करने में लगी हुई थी। ये देखकर उसके पिता को सब समझने में समय न लगा। उन्होंने मोहिनी को पीछे से पकड़कर उसकी मां के ऊपर से हटाया। मोहिनी के हटते ही उसकी मां उठ बैठी और तेजी से दरवाजे की ओर भागी। अपनी पत्नी के बाहर निकलते ही उन्होंने मोहिनी को पलंग पर उठाकर फेंक दिया और फिर तेजी से बाहर की ओर भागा। पलंग पर गिरते ही मोहिनी दोबारा उठकर बैठी और फिर खुद को संभालते हुए दरवाजे की ओर भागी। लेकिन तब तक मोहिनी के माता पिता ने वो दरवाजा लगा दिया था। ये देखकर मोहिनी गुस्से में दरवाजा पीटने लगी, लेकिन उसके माता पिता ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर आते ही मोहिनी की मां बोली, इसने पता नहीं क्यों वो ताबीज निकाल दिया और जैसा कि उस बाबा ने कहा था वही हुआ। उस खब्बीज ने दोबारा हमारी बेटी के ऊपर कब्जा कर लिया। अब हम क्या करेंगे? मोहिनी के पिता बोले, उस बाबा से इस बारे में बात करते हैं। अब वो ही इस समस्या का समाधान बताएंगे, लेकिन तब तक तुम या अंश उसके पास भी मत जाना। उसके बाद मोहिनी के पिता उस ओझा के पास गए। वहां उन्होंने सारी बात बताई। सारी बातें सुनने के बाद ओझा बोला, वो खब्बीज बहुत चालाक है। उस समय वो मेरे हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने तुम्हारी बेटी का पीछा छोड़ा। लेकिन इस समय वो मेरे हमले के लिए बिल्कुल तैयार होगा और हो सकता है कि वो तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाने का भी सोचे। मोहिनी के पिता बोले, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ओझा बोला, मैं अपने 2-4 साथियों के साथ वहां चलूंगा। वो हमारी सम्मिलित शक्तियों का सामना नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी के शरीर में मौजूद खब्बीज भयानक तरीके से दरवाजा पीट रहा था। ये देखकर मोहिनी की मां और भाई काफी घबरा गए और मोहिनी बोली, दरवाजा खोल वरना इस लड़की को मार डालूंगा। ये सुनकर मोहिनी की मां काफी घबरा गई और बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम हमारे पीछे पड़े हो? मोहिनी बोली, दरवाजा खोल नहीं तो इस लड़की को मार डालूंगा। यकीन नहीं ना तो ये लो। ये बोलकर मोहिनी अपना सिर जोर जोर से दीवार से मारने लगी और उसकी आवाज बाहर तक आने लगी। ये देखकर मोहिनी की मां बोली, मेरी बेटी को मत मारो, मैं दरवाजा खोलती हूं। ये बोलकर वो दरवाजा खोलने लगी, लेकिन उससे पहले उसने अंश को कमरे में दरवाजा लगाकर रहने के लिए बोल दिया था। दरवाजा खुलते ही लहूलुहान मोहिनी बाहर आई। इस दौरान उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मोहिनी की मां डरकर उससे पीछे हट रही थी। तभी मोहिनी बोली, डर मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे तो ये लड़की चाहिए। मोहिनी की मां हैरानी से बोली, तुम्हें मेरी बेटी चाहिए? लेकिन क्यों? मोहिनी बोली, ये लड़की मुझे पसंद है और मैं इसके साथ निकाह करके इसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूं। ये सुनकर मोहिनी की मां को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेटी को तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। ये सुनकर मोहिनी गुस्से में अपनी मां की ओर भागी। मोहिनी की मां उससे डरकर भागते हुए होल के बीचों बीच आ गई। ठीक इसी दौरान मोहिनी ने तेजी से उनके ऊपर झपट्टा मारा और वो जमीन पर पेट के बल गिर पड़ी। अब मोहिनी अपनी मां के पीठ पर चढ़ी हुई थी। वो भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, पहले तुझे मारूंगा और फिर तेरे पूरे परिवार को, फिर देखता हूं कि मुझे मोहिनी को अपने साथ ले जाने से कौन रोकता है। इतनी ही देर में मोहिनी के पापा 4 ओझाओं को लेकर वहां पहुंचे। आते ही उन्होंने कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। उन मंत्रों के प्रभाव के कारण मोहिनी ने अपने कान पर हाथ रख लिए। वातावरण में सिर्फ मंत्रों के बोलने की ही आवाजें गूंज रही थीं, जिससे शायद मोहिनी को बहुत तकलीफ हो रही थी। उन मंत्रों से बचने के लिए वो अपनी मां के ऊपर से हटी और फिर वहां से भागने लगी, लेकिन तभी मंत्रोच्चारण करते उन ओझाओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। ठीक इसी दौरान मोहिनी के पापा ने मोहिनी की मां को वहां से दूर किया। इतने में उन चारों ओझाओं ने हाथ में पानी लेकर मंत्रोच्चारण करना शुरू किया
और फिर कुछ देर बाद उन चारों ने एक साथ वो पानी मोहिनी के ऊपर छिड़क दिया। पानी पड़ते ही मोहिनी जोर से चीखी, आ, लेकिन उन ओझाओं ने मंत्रोच्चारण का वह सिलसिला कायम रखा। इतने में ही मोहिनी रोते हुए बोली, माँ, पापा, ये लोग मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज इन्हें रोकिए ना। अपनी बेटी को इस तरह से रोता देखकर मोहिनी की मां एक समय के लिए तो भूल ही गई कि ये मोहिनी नहीं बल्कि उसके भेष में छिपा खब्बीज बोल रहा है। इसलिए वो दौड़कर मोहिनी के पास आने लगी। तभी एक ओझा ने उसे रोका और कहा, ये आपकी बेटी नहीं बल्कि एक खब्बीज है, इससे दूर हटिए वरना ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी इस बातचीत से बाकी के ओझाओं का भी ध्यान भंग हुआ और फिर मोहिनी के अंदर छिपे उस खब्बीज को मौका मिला इन सब से बचने का। मोहिनी ने टेबल पर मौजूद एक पीतल का शो पीस उठाया और उनमें से एक ओझा के सिर पर दे मारा। फिर मोहिनी दूसरे ओझा के पास आई और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। इसी दौरान उसके पिता ने एक मिर्ची वाला स्प्रे मोहिनी की आंखों में छिड़क दिया। स्प्रे पड़ते ही मोहिनी ने उस ओझा को छोड़ा और फिर लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर हटने लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर उसके पिता ने सब लोगों की सहायता से उसे एक कुर्सी से बांध दिया। अब मोहिनी चाहकर भी वहां से आजाद नहीं हो पा रही थी। तभी उन ओझाओं ने वापस मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। ऐसा होते ही मोहिनी दोबारा से तड़पते हुए जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन वे सारे अब भी नहीं रुके। तभी उनमें से एक ओझा रुका, वहीं बाकी तीनों अब भी मंत्रोच्चारण किए जा रहे थे। उस शांत खड्डे ओझा ने मोहिनी से पूछा, बता क्यों पड़ा है इस लड़की के पीछे? मोहिनी बोली, नहीं बताऊंगा। ओझा बोला, ठीक है, फिर ये ले। ये बोलकर उन्होंने अपने झोले में से एक सफेद पाउडर जैसा कुछ निकाला और फिर मंत्रोच्चारण कर वो पाउडर मोहिनी के ऊपर फूंक दिया। उस पाउडर के शरीर के स्पर्श होते ही मोहिनी जोर से चीखी, आह! ये सुनकर वो ओझा बोला, अब भी समय है, जल्दी बता वरना मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। मोहिनी बोली, बताता हूं, सब बताता हूं। असल में मैं इस लड़की को पसंद करता हूं और मैं इसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूं। ओझा बोला, ये लड़की एक इंसान है और तुम एक दुष्ट खब्बीज। तुम्हारा इसका कोई मेल नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, वरना मुझे तुझे मिटाना ही पड़ेगा। लेकिन मोहिनी तो तस से मस ना हुई। ये देखकर उस बाबा ने दोबारा मंत्रोच्चारण करते हुए वह सफेद पाउडर मोहिनी पर डालना शुरू किया। वहीं बाकी के तीनों ओझा भी मंत्रोच्चारण करते हुए मोहिनी पर पानी डालने लगे। कुछ देर बाद उस खब्बीज की हिम्मत टूटने लगी और वो बोला, ठीक है, मैं जाता हूं इस लड़की के शरीर से। उसके बाद मोहिनी को एक तेज झटका लगा और वो बेहोश हो गई। मोहिनी के बेहोश होते ही एक ओझा ने कुछ मंत्रोच्चारण कर उस सफेद पाउडर से मोहिनी के माथे पर एक अजीब सा निशान बनाया। उस निशान के बनते ही मोहिनी का बेहोश शरीर जोर जोर से कंपकपाने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही कांपने के बाद उसका शरीर दोबारा शांत हो गया। अब उनमें से एक ओझा बोला, ये खब्बीज हमें बेवकूफ समझ रहा था, जाने का बोलकर गया ही नहीं था, लेकिन मैंने भी पाक मंत्र पढ़कर उसे आखिरकार भगा ही दिया। मोहिनी की मां बोली, बाबा ये दोबारा तो नहीं आएगा ना? ओझा बोला, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि खब्बीज ज्यादातर सुंदर लड़कियों को ही अपना निशाना बनाते हैं, खासकर वो जिनकी उम्र 13 से 25 के बीच की हो। ये ज्यादातर उन्हीं लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं जो सुगंधित इत्र का इस्तेमाल करती हैं, जो रजस्वला में खुले बाल और बिना हींग के यात्रा करती हैं, या जो शाम होने के बाद किसी ऐसे पेड़ के नीचे बैठे जिसके ऊपर इस तरह की किसी शक्ति का वास हो। खब्बीज से प्रभावित लोग ज्यादातर बाथरूम में ही रहते हैं। उन्हें बाथरूम की गंदी बदबू पसंद जो होती है, वे सफाई बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी बेटी भी अपना अधिकतर समय बाथरूम में ही बिताती होगी। इसी के साथ ही ऐसे लोग काफी गुस्से में भी रहते हैं। मोहिनी के पापा बोले, तो अब हम क्या करें? ओझा बोला, तुम्हारी बेटी के लिए एक दूसरा ताबीज बनवाना पड़ेगा और हो सके तो किसी दूसरी जगह घर देख लो,
क्योंकि आपकी बेटी को ये जब जब दोबारा देखेगा उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। मोहिनी के पिता बोले, ठीक है बाबा, हम किसी दूसरी जगह घर देख लेंगे, जब तक आप हमारी बेटी के लिए ताबीज बना दीजिए। ओझा बोला, ठीक है, लेकिन एक बात और याद रखना, जब आपकी बेटी की शादी हो तब उससे ये ताबीज उतरवा देना, साथ ही दूल्हे के हाथ में तलवार दे देना, ताकि फेरों के समय उन दोनों के अलावा कोई और उनके साथ फेरे ना ले। उसके कुछ दिन बाद उस ओझा ने मोहिनी के लिए ताबीज बनाकर दे दिया। अब मोहिनी अपनी गलती से सबक ले चुकी थी, इसलिए वो हमेशा इसका खास ख्याल रखती कि वो ताबीज हमेशा उसके पास ही रहे। मोहिनी के माता पिता ने वो घर बेचकर कहीं और घर ले लिया है, लेकिन आज भी वो सोचते हैं कि अगर वो खब्बीज मोहिनी को लेने दोबारा आ गया तो। दोस्तों, इमली का पेड़ कभी भी घर पर नहीं लगाया जाता। ऐसा माना जाता है कि इमली का पेड़ घर पर लगाने से घर में नकारात्मकता आती है। ऐसा माना जाता है कि इमली के पेड़ पर भूत, प्रेतों, जिन्न, खाबीज, पिचाशों, चुड़ैलों इत्यादि का वास होता है। हालांकि इनका वास किसी भी पेड़ पर हो सकता है, लेकिन इमली के पेड़ पर ये ज्यादातर रहना पसंद करते हैं, और उनमें से भी जिन भी इमली के पेड़ों पर फल आते हैं उनमें तो ऐसी नकारात्मक शक्तियां जरूर ही होती हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इमली के पेड़ के पास खेलने से रोकते थे। तो साथियों, इस पूरी स्टोरी को सुनकर आपको ये पता चल गया होगा कि मैं क्यों आपसे शुरू में कह रहा था कि कुछ पेड़ पौधों को घर में लगाने से हमें बचना चाहिए। अगर भूलवश इन पेड़ों को लगाकर रखे हैं तो इन्हें दूसरी जगह पर हमें लगा देना चाहिए, ताकि हमारे घर पर किसी भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी का वास ना हो। और मुझे आप सभी पर पूरा यकीन है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला भी होगा। काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर आप आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं तो लिखिए, हम है मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस स्टोरी को आखिर तक सुना है और आपका नाम अगली स्टोरी में जरूर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। लवली बिहार, हरिओम सिसोदिया गाजियाबाद, शुभेंदु सिन्हा असम, मुस्कान हिमाचल, मंगल प्रजापति लुधियाना, जगदीश और ज्योति कर्नाटक, अशोक कुमार यूपी, प्रीति एंड सिमू मलेशिया, ज्योति दिल्ली, खुशबू रांची, नसीर खान जयपुर, रमेश कुमार अमृतसर, नसीम असलम और उनकी वाइफ सुभानी अंसारी कोलकाता, सीमा गुजरात, रोशनी अभिषेक कुमार पटेल छत्तीसगढ़, शिव काजल राठौड़ कर्नाटक, श्रवण कुमार गोस्वामी बाराबंकी, ज्योति संजय, नमन राजपूत, अपर्णा बंबई। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे आखिरी में मैं धन्यवाद कहूँगा ममता सहाय का, जिन्होंने आपके लिए ये स्टोरी तैयार की है। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।